और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चारधाम की खबरों के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। केदारधाम के कपाट खुलने के बाद अब बद्रीधाम के कपाट खोलने की तैयारियां चल रही हैं। 8 मई यानी कि कल बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। इसके लिए आज योग ध्यान बद्री मंदिर से कुबेर जी रवाना हो जाएंगे। साथ में उद्धव जी की उत्सव डोली भी निकलेगी। आपको बता दें कि कपाट खुलने की प्रक्रिया शुक्रवार को ही शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ धाम में एक दिन के भीतर 15,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे, ये लिमिट है। दर्शन के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। तो देखिए, कपाट खुलने के साथ जो तैयारियां हैं, जो नियम है, वो बनाए तो गए हैं। एग्जीक्यूट किस तरीके से होंगे ये हमारे सामने होगा। कल से इसकी शुरुआत हो गई है। लिमिट लगाई गई है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जिस तरीके से वहां की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ही व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर श्रद्धालुओं की संख्या लिमिट होगी तभी वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी। और ज्यादा जानकारी सहयोगी विनोद से लेते हैं। विनोद, ये कपाट खुलने के वक्त भी मौजूद रहे और अब वहां की व्यवस्थाओं को 24 घंटे का वक्त लगभग बीतने को तैयार है। विनोद, क्या कुछ नोटिस किया? जो योजनाएं बनाई गई, व्यवस्थाएं की गई, वो सही से एग्जीक्यूट हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए, बद्रीधाम के कपाट खोलने को लेकर तमाम तैयारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई है। और आज इसी क्रम में पांडुकेश्वर से भगवान बद्री विशाल की डोली चलकर बद्रीधाम पहुंचेगी और कल विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ साथ यह 6:15 पर बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। तैयारी पूरी हो चुकी है और जिस तरह से बसंत पंचमी के दौरान टिहरी राजशाही परिवार में ये ऐलान होता है कि कब डेट डिसाइड होगी, तो वो डेट कल की है और 6:15 पर यह विधि विधान के साथ में बाबा बद्रीनाथ जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है और आम श्रद्धालुओं के लिए तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही ये तय किया था कि केदारनाथ में 12,000 और बद्रीधाम में 15,000 प्रतिदिन श्रद्धालु बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो भी पहली यानी विशिष्ट पूजा होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से होगी। केदारनाथ में भी जो पहली पूजा रही है यानी प्रथम पूजा जिसको बोलते हैं, विशिष्ट पूजा जिसको कहते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से हुई है। और बद्रीनाथ में भी पहली पूजा जो होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से होगी। आज डोली पांडुकेश्वर से चलकर बद्रीधाम पहुंचेगी और कल विधिवत रूप से 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए यह कपाट खोल दिए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो या फिर केदारनाथ, ये तमाम तीनों धामों की यात्रा कर चुके हैं। अगर आपने विष्णु के धाम यानी बद्री विशाल की यात्रा नहीं की है, उनके दर्शन नहीं किए हैं, तो आपकी ये यात्रा पूरी नहीं होती है। मान्यता है। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, कल बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं। 6:15 का वक्त है और वहां से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं जो आपको पल पल की तस्वीर वहां से दिखाएंगे और सबसे पहले बद्री विशाल के घर बैठे आपको दर्शन कराएंगे। बिल्कुल। और केदारनाथ धाम की अगर बात करें दीपा, तो श्रद्धालुओं की रौनक देखने लायक है। लगातार बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं और देर शाम उस वक्त परेशानी खड़ी हो गई जब यहाँ बिजली की व्यवस्था ठप हो गई। बिजली की व्यवस्था ठप होने के बाद तीर्थयात्री, व्यापारी काफी परेशान दिखाई दिए। देखिए, व्यवस्थाएं तो पहले से पुख्ता की गई हैं, लेकिन कुछ न कुछ खामियां हर बार रह जाती हैं और इस बार भी वही हो रहा है। केदारधाम में अचानक से बिजली गई तो एक बार के लिए अफरा तफरी का थोड़ा सा माहौल बन गया, लेकिन फिर जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की। और जो चारधाम यात्रा में लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, वो भी पूरे स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाते हैं, ये समझते हुए जाते हैं कि वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, तो स्थितियाँ नियंत्रण से बाहर ना हो, सब कुछ नियंत्रित रहे। और यहाँ पर भी जब लाइट गई तो सारे श्रद्धालुओं ने पूरा साथ भी दिया और इंतजार किया कि बिजली वापस आए और सब कुछ ठीक हो। वहीं से पहले कल विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ मौजूद रहे। बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतरित हो चुके हैं। 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं, इसलिए तीर्थयात्री उत्साहित हैं। उत्साह इसलिए भी ज्यादा है
क्योंकि इस बार कोरोना के संक्रमण की रफ्तार सीमित है। सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ धाम की हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। माना जाता है कि जो कोई केदारनाथ धाम की यात्रा किए बगैर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता है। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार की आराधना कर आशीर्वाद लिया। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है और 2 वर्षों के बाद यात्रा प्रारंभ हुई है और पूरे देश के यात्रियों का, हमारे श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं बाबा केदार से प्रार्थना करूंगा कि बाबा केदार हम सब पर कृपा करें। हमारी यात्रा निर्विघ्न रूप से जो शुरू हुई है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के पूरी हो। हर साल मई महीने में बाबा केदार के कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं। बाबा अपने भक्तों के लिए शीतकाल के दौरान 6 महीने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में दर्शन देते हैं, जबकि 6 महीने तक बाबा केदारनाथ में विराजमान रहते हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से विनोद कुमार के साथ रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो एक तरफ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, वहीं इस यात्रा में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति है। तालाब बनने से लोग परेशान हैं। बिल्कुल, उत्तरकाशी में बारिश की वजह से कई जगह जलभराव देखने को मिला। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। गंगोत्री नेशनल हाईवे पानी की वजह से तालाब में तब्दील हो गया है। इससे परेशानी चारधाम यात्रियों को जरूर हो रही है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश से यात्री बेहद परेशान, जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये सड़क की स्थिति आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियां भी जहाँ से गुजर रही हैं और तालाब बनता हुआ पूरा सड़क आपको नजर आ रहा है। तो ऐसे ही ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है इसमें, बल्कि तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी समस्याओं का सामना तीर्थ यात्रियों को, चारधाम यात्रियों को करना पड़ रहा है। देखिए, यमुनोत्री की बात करते हैं। वहीं यमुनोत्री में चौथे दिन 6127 श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर के मां यमुना के दर्शन किए और 498 गाड़ियों की सड़क के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी में एंट्री हुई। बिल्कुल, वही गंगोत्री धाम में 692 गाड़ियों के जरिए कुल 7443 श्रद्धालु पहुंचे और उनके पहुंचने का क्रम, ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए। ये 6 महीने तक सड़कें सूनी रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं, लेकिन एक बार जब यात्रा का आगाज होता है तो यही टाप सुनाई देते हैं और लोगों की आवाजाही, कोई पैदल है, कोई घोड़े खच्चर पर। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो संख्या है रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग पहले ही रिफ्लेक्ट करेगी और ऐसे ही तमाम श्रद्धालु चहलकदमी करते इन्हीं मुश्किल रास्तों पर दिखाई देंगे। और हर रोज के लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी गई है। गंगोत्री में हर रोज 7000 श्रद्धालु जा सकते हैं और यमुनोत्री में 4000 प्रतिदिन यात्री पहुंच सकते हैं। अब बात उत्तराखंड कांग्रेस की। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को चंपावत सीट से टिकट दिया है। निर्मला गहतोड़ी का कहना है कि वो जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी और कड़ा मुकाबला देंगी पुष्कर सिंह धामी को। तो उपचुनाव में देर से ही सही, लेकिन कैंडिडेट का नाम सामने आया है। लंबा इंतजार भी था। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, इसीलिए हर एक कदम फूंक फूंक करके रखेगी, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद अब ये नाम सामने आ चुका है। निर्मला गहतोड़ी उपचुनाव के लिए कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से। यही है कि हम उपचुनाव में लोगों से कहेंगे, जिस तरह से इन्होंने महंगाई करी है, बेरोजगारी करी है और जिस तरह से जुमले ये कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज ही नहीं, पिछली बार भी मुख्यमंत्री वही थे और उन्होंने क्या किया ये सबको मालूम है। जो हमारी जो भी योजनाएं कांग्रेस के टाइम में चली थी वो आज तक बंद हैं, न उनमें कोई कार्यक्रम हुआ, न उनका कोई शुभारंभ।
और चंपावत सीट पर बीजेपी की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को टिकट दिया है। कैलाश गहतोड़ी की सीट खाली करने के बाद चंपावत सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है और यहां देखिए चंपावत उपचुनाव का रण तैयार हो चुका है। दो बड़े प्रत्याशी जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट हारने की वजह से उपचुनाव की स्थिति बनी। कैलाश गहतोड़ी ने यह सीट छोड़ी चंपावत की और वहां से उपचुनाव लड़ने की जो नाम का घोषणा जो ऐलान हुआ उसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह था। कांग्रेस में लंबा इंतजार का दौर बीता कि कौन होगा उपचुनाव में सीएम के सामने कैंडिडेट, और ये इंतजार खत्म हुआ है। निर्मला गहतोड़ी होंगी कांग्रेस की प्रत्याशी और अब दोनों प्रत्याशी आमने सामने, उपचुनाव चंपावत का। तो देखिए लगातार लंबा मंथन कांग्रेस के भीतर, हालांकि भाजपा पहले से ग्राउंड पर बेहद मजबूती के साथ दिखाई दी। पुष्कर सिंह धामी मैदान में हैं, जो कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनको टक्कर दे रही हैं निर्मला गहतोड़ी। अब किस तरीके से मुकाबला चंपावत में होता है, इस पर हमारी भी लगातार नजर है। कांग्रेस ने चंपावत सीट से महिला प्रत्याशी को टिकट दिया, इस पर भाजपा चुटकी ले रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ये चुनाव पहले ही हार चुकी है। इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस ने तो अब चुनाव में समर्पण ही कर दिया है, लेकिन ये भी तय है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले इनके नेता जिस प्रकार से अब इस चुनाव में पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि उन्हें यह आभास हो गया है कि ये चुनाव निश्चित तौर पर श्री धामी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं और सक्रिय भूमिका रही है उनकी, समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी का निर्णय है और सब मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव को अपने हाथ में लेंगे और हमने प्रभारियों की नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस ने प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। वहीं रुद्रपुर में चंदन राम दास का दावा यह है कि कांग्रेस चंपावत में ऐसी स्थिति में है कि उनको प्रत्याशी मिलना मुश्किल हो गया। यह भी कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता के चलते कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो। वो किसी को भी प्रत्याशी निकाले, चाहे महिला हो पुरुष हो, कांग्रेस इसमें बिल्कुल नेतृत्व में है। जिनको उम्मीदवार नहीं मिला है, तो स्पष्ट स्थिति आप समझ सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो उनकी लोकप्रियता है और जो इस समय स्थिति है कि प्रत्येक जनपद का वासी उनको ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। वहीं चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के ऐलान होने के बाद अब आम आदमी पार्टी भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। पार्टी उत्तराखंड में अब संगठन को मजबूत करने में लगातार जुट गई है और इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान करेगी। वहीं उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा करेगी आम आदमी पार्टी। आपको बताएं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने रणनीति के तहत प्रचार किया था जोरों शोरों से पूरे उत्तराखंड में, लेकिन अब उपचुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी भूमिका में सक्रिय होती दिखाई दे रही है। वहीं आज खटीमा में बड़ी संख्या में लोग जल समाधि लेंगे। देखिए मेलाघाट, सिसैया, बांदा, बलुआ, खैरानी, बुगिलिया, खिड़किया गांव के ग्रामीण हैं, वो घोषणा कर चुके हैं कि 22 पुल खिलड़िया के शारदा नहर में सामूहिक रूप से सांकेतिक जल समाधि की वो घोषणा कर चुके हैं। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों में सीएम धामी की अपने ही गृह क्षेत्र में हार पर सीमांत गांव के ग्रामीण बेहद दुखी हैं और अपना दुख व्यक्त करते हुए सीएम धामी के प्रति अपनी आस्था जताते हुए प्रायश्चित के तौर पर सांकेतिक जल समाधि ली जाएगी, इसकी पहले ही घोषणा कर दी गई है। खटीमा में जिस तरीके से हार हुई सीएम पुष्कर सिंह धामी की, उसके बाद दूसरी मर्तबा वो चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं और इसी से आहत होकर के, हार से आहत होकर के लोग जल समाधि लेंगे प्रायश्चित के तौर पर। चलिए कानपुर से आई खबर का रुख करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर समेत 4 लोगों को नोटिस भेजा गया है। मॉल रोड पर मौजूद बैंक के लॉकर से गहने चोरी का यह मामला है, जहां
पिलखाना पुलिस बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेज चुकी है। 5 लॉकर धारकों को भी पुलिस ने बुलावा भेजा है। ऐसे में आपको बताएं, कानपुर में लॉकर से गहने और कैश चोरी होने के मामले में पुलिस का ये एक्शन सामने आया है। 5 लॉकर धारकों को भी पुलिस ने बुलाया है, तलब किया है और इस पूरे मामले की जांच तेजी से चल रही है। बैंक ऑफ इंडिया पिलखाना ब्रांच का ये पूरा मामला था। मॉल रोड पर मौजूद बैंक के लॉकर से गहने और कैश चोरी हुए थे और इस पूरे मामले पर पुलिस ने 4 लोगों को नोटिस भेजा है। इसके अलावा लॉकर धारकों को भी तलब किया है। तो पिलखाना पुलिस ने बयान दर्ज करके 5 लॉकर धारकों को भी बुलावा भेजा है। उन्हें भी पहुंचना होगा। इस पूरे मामले पर जांच तेजी से चल रही है। गंभीर मामला है। कानपुर से ये आई खबर लोगों को परेशान करती है जब पता चलता है कि गहने सुरक्षित रहें, इसलिए वो लॉकर में रख करके आते हैं और उन्हीं लॉकर से जब ये गहने गायब हो जाते हैं तो सनसनी मचती है। और अब इस पर जांच चल रही है। क्या चल रही है जांच में, आगे की खबर जानेंगे हमारे सहयोगी रतीश से। रतीश, ये क्यों नोटिस भेजा गया है इन लोगों को? क्या पूछताछ के दायरे में ये लोग आ रहे हैं? देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 11 लॉकर से जेवरात चोरी होने के मामले का पटाक्षेप होने के बाद ये मामला अभी भी ऐसा है जो अनसुलझा रह गया है। देवी गोस्वामी ग्राहक हैं जिन्होंने लॉकर ले रखा था कई वर्षों से और इन्होंने दावा किया था कि 45 लाख रुपए के जेवर इनके लॉकर से जब इन्होंने लॉकर ओपन किया तब गायब मिले। इसके बाद पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी। चूंकि अलग बैंक का मामला है, बैंक ऑफ इंडिया के माल रोड स्थित शाखा का मामला है, तो वहां पर अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज किया है और बैंक मैनेजर समेत 3 कर्मचारियों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा है। क्योंकि पिछली जो पिलखाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा थी, वहां 11 लॉकर से जेवरात गायब थे। वो ज्यादा मामला हाई प्रोफाइल था। अब जब वो मामला खत्म हो चुका है तो अब इस मामले पे पुलिस ने अपना केंद्रित किया है ध्यान और इस मामले में अब पुलिस के अफसरों का साफ तौर पे कहना है कि 45 लाख रुपए की जेवरात अगर गायब है तो कहा गया इसकी पूरी तफ्तीश की जाएगी और ग्राहक को पूरा न्याय दिलाया जाएगा। जी बिल्कुल रतीश, इस पूरे मामले पर 2 ब्रांच में जिस तरीके से गहने चोरी हुए थे, तो अब पिलखाना के बाद बारी है मॉल रोड की। यहाँ पर पुलिस का फोकस है और इसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, खबर उन्नाव से है जहां गंगा में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। कुल 7 बच्चे गंगा में नहाने के लिए गए हुए थे। सभी 7 बच्चे डूब गए। 3 बच्चों को किसी तरह से बाहर निकाल लिया गया, बचा लिया गया। 4 बच्चों की जान चली गई है, ये खबर है। और मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। देखिए, बड़ी दुखद खबर है। ये 4 बच्चों की मौत। 7 बच्चे कुल गए थे नहाने के लिए। डूबने के बाद 3 बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। 4 बच्चे कानपुर नगर के स्नान करने के लिए आए थे। उनके डूबने की दुखद सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई है। 4 बच्चों की इसमें मृत्यु हो गई है। कानपुर नगर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के और आगे की विधिक कार्रवाई करा रही है।